दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में द केमिस्ट क्लब। दोस्तों जैसे कि हमें पता है हमारी नर्स्ट इक्वेशन जो है आज वो हम शुरू करने वाले हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के काफ़ी टॉपिक्स मैं पहले कंप्लीट करा चुकी हूँ पुरानी वीडियोस में। अगर आप नए हैं, आपने उन्हें नहीं देखा है, तो मैं आपसे आशा करती हूँ आप वो प्लीज़ जाके देखिएगा। आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझ आएगी। और मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस भी लिया था कि आपको कोई और चीज़ रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो भी पढ़ा रही हूँ मैं, ये इनफ है। और इसको पढ़ के आप कोई भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा, आप आराम से आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो बात करते हैं नर्स्ट इक्वेशन की। तो नर्स्ट इक्वेशन देखिए कहाँ से आती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए जो नर्स्ट इक्वेशन है, अब वो किसको रिलेट करती है? ईएमएफ को। ठीक है, नर्स्ट इक्वेशन ईएमएफ को रिलेट करती है। तो अब देखिए जो ईएमएफ है वो मैंने आपको क्या बताया था पुरानी वीडियो में कि ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि हम इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो नर्स्ट इक्वेशन अगर ईएमएफ के बारे में है तो मतलब कुछ तो ऐड या सब्ट्रैक्शन हुआ ही है, जो हम देखते भी हैं नर्स्ट इक्वेशन में। तो अब वो ऐड और सब्ट्रैक्ट बेसिकली क्या चीज़ हुई है, वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एक हमारी थर्मोडाइनमिक इक्वेशन होती है विच इज़ डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। ये हमारी थर्मोडाइनमिक इक्वेशन होती है जो हम थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ते हैं। सो डेल्टा जी हमारा हो गया गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा जी नॉट मैंने जैसे कि आपको बताया है ये जो हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम लगाते हैं। ठीक है, और 2.303 RT, आर जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, क्यू जो है ये मेरा है रिएक्शन कोशंट। साथ साथ आप नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, तो Q जो है वो मेरा रिएक्शन कोशंट है, और जो R की वैल्यूज़ तो आपको पता ही है। बेसिकली यहाँ पे हमें जूल्स में चाहिए होता है सब कुछ। तो R आप 8.314, ये जूल, केल्विन इन्वर्स और मोल इन्वर्स, ज़्यादातर यही यूनिट इसकी यूज़ होने वाली है। तो देखिए अब सब कुछ हमें पता है। डेल्टा जी नॉट है, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे हो गया। टेम्परेचर इज़ 25 डिग्री सेल्सियस और आपका प्रेशर 1 ATM हो गया। क्यू की बात करनी है हमें। तो क्यू क्या है? क्यू जो है मैंने जैसा कि आपको बताया ये एक रिएक्शन कोशंट है। रिएक्शन कोशंट है। ठीक है, तो अब रिएक्शन कोशंट है तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि है क्या बेसिकली। तो देखिए रिएक्शन कोशंट का मतलब क्या होता है ना, एक रिएक्शन मैं लिखती हूँ सबसे पहले, जैसे N1A प्लस N2B, ये मेरी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है। N3C प्लस N4D। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ पर आता है? ऑलमोस्ट जितनी भी रिएक्शंस हैं, मतलब सारी रिएक्शंस जो हैं वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, बस डिफरेंस कहाँ पर आता है कि कुछ रिएक्शंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी होती हैं कि उनका जो फॉरवर्ड डायरेक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जो मतलब इस डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, ये बहुत ज़्यादा हाई होता है कंपेयर टू बैकवर्ड वाले के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। तो के फॉरवर्ड ज़्यादा होता है के बैकवर्ड से। ठीक है, जो रिएक्शन हमें इक्विलिब्रियम में नहीं दिखती, जिनको हम सिर्फ एक एरो से बताते हैं, उनका जो बैकवर्ड वाला होता है ये बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने ये एक रिएक्शन है, N1, N2, N3, N4, ये इनके पर्टिकुलर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं। तो अगर मैं इसका आपको बोलूँ कि इसका आप लिखो, जो हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो लिखते हैं प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, तो हम वो कैसे लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर में उसकी स्टोइचियोमेट्री, कंसंट्रेशन ऑफ D उसकी पावर में उसकी स्टोइचियोमेट्री, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A उसकी स्टोइचियोमेट्री, कंसंट्रेशन ऑफ B उसकी स्टोइचियोमेट्री। और ये किसके बराबर हम लिखते हैं? के इक्विलिब्रियम के बराबर। ठीक है, तो के इक्विलिब्रियम के बराबर हमने लिख दिया। लेकिन जो के इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पर लिखा है ना, इस के इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? के फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू के बैकवर्ड। मतलब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है
फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये हम तभी लिखते हैं, ठीक है, जब के एफ इज इक्वल्स टू के बी है, तो के एफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो के एफ इंटू में फॉरवर्ड रिएक्शन के जो आपके वो होते हैं, तो ये क्या हो गया, ए N1 बी N2, ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन हो गई, इनटू में के एफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू के बी का क्या हो गया, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट किसके बराबर होगा। यहाँ पर थोड़ा काइनेटिक्स लग रही है तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए केमिकल काइनेटिक्स का। तो देखिए, अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई है ये कि मैंने कैसे लिखा है, तो देखिए हमने केमिकल काइनेटिक्स में एक चीज़ पढ़ी है कि इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा, के एफ रेट कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दोज रिएक्टिंग स्पीशीज, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर भी करी है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं के एफ डिवाइडेड बाय के बी इज इक्वल्स टू, मतलब ये आप इधर ले आओ, ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, इसके डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, सी N3 डी की पावर में N4 अपॉन में ए की पावर में N1 बी की पावर में N2। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, के एफ डिवाइडेड बाय के बी, इसको हम बोलते हैं के इक्विलिब्रियम। तो अब जैसा हम यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर हम पहुँचे कैसे हैं, एक कंडीशन लगा के कि जो रेट है फॉरवर्ड डायरेक्शन का वो इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन के। तो हमेशा तो ये हमेशा ये चीज़ फॉलो अप नहीं होने वाली है, क्यों, क्योंकि अभी जैसा कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल में बताया था कि कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जिनका फॉरवर्ड का तो बहुत ज़्यादा होता है बट बैकवर्ड का बहुत रेट कम होता है। बट ये अगर देखा जाए तो ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन तो नहीं है, ये एक इक्विलिब्रियम तो नहीं है, इट इज़ नॉट एन इक्विलिब्रियम। क्यों, इक्विलिब्रियम अपने आप में क्या बोल रहा है, एक इक्वल है, इक्वल मीडियम है, मतलब जितना आगे उतना पीछे, जितना आगे उतना ही पीछे। लेकिन यहाँ पर क्या है, आगे का बहुत ज़्यादा है बट पीछे का बहुत कम है रेट, ठीक है। तो इस वजह से ऐसी रिएक्शंस के लिए हम डिफ़ाइन करते हैं रिएक्शन कोशेंट। तो रिएक्शन कोशेंट वो टाइम होता है जब क्या कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन कोशेंट जो होता है वो बेसिकली हम किसी भी रिएक्शन के लिए किसी भी टाइम पर मेजर कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो रिएक्शन का फॉरवर्ड डायरेक्शन में रेट ज़्यादा हो, चाहे वो बैकवर्ड में ज़्यादा हो, चाहे वो आगे कम हो या पीछे कम हो, तो कुछ भी कंडीशन हो तो हम रिएक्शन कोशेंट को पढ़ते हैं। बट जब इक्वल होता है रेट फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का तब हम के इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि जो रिएक्शन कोशेंट का स्पेशल केस होता है के इक्विलिब्रियम, मतलब रिएक्शन कोशेंट पे अगर मैं कुछ कंडीशंस लगा दूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, सो मैं बोल सकती हूँ कि रिएक्शन कोशेंट जो है दैट बिकम्स इक्वल टू के इक्विलिब्रियम, है कि नहीं। आपको इतना बात समझ आया, ठीक है ना। तो के इक्विलिब्रियम इज ओनली फॉर इक्विलिब्रियम एंड के कोशेंट जो है इट इज़ एनी टाइम ऑफ रिएक्शन, किसी भी टाइम के ऑफ रिएक्शन पे अगर हम कुछ मेजर करते हैं रेशियो लेके, प्रोडक्ट रेट ऑफ मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सो ये हमारा क्या होता है बेसिकली रिएक्शन कोशेंट, ठीक है ना। तो ये हमारा बात होगी रिएक्शन कोशेंट की। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके लिए जैसा कि मैंने सामने लिख दिया है, इसको आप एज अ डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन कोशेंट मान के चलिए और लिख लीजिए कि अगर जो कोशेंट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन है, मैं यहाँ पर रेट भी बोल सकती हूँ और कोशेंट भी बोल सकती हूँ। सो सिंस हम रिएक्शन कोशेंट पढ़ रहे हैं तो मैं यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट की टर्मिनोलॉजी यूज़ करूँगी। तो जो कोशेंट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन का, अगर वो ज़्यादा है कोशेंट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन का कोशेंट जो है वो ज़्यादा है फॉरवर्ड डायरेक्शन के कोशेंट से। सो ये एक वाइस वर्सा वाली भी सिचुएशन है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। जो रेशियो होगा प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट का विल बी क्यू, विच इज़
हमारा ओवरऑल रिएक्शन का कोशेंट, ठीक है ना। और के जो है दैट इज़ डिफाइंड स्पेसिफिकली फॉर इक्विलिब्रियम। ओके, सो आगे चलते हैं। जैसे कि हम वो रिएक्शन की बात कर रहे थे कि डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। तो अब हमें पता है डेल्टा जी क्या होता है, माइनस एन एफ ई, ठीक है, ये हमने देखा था। जिसको नहीं पता है तो एक पुरानी मेरी वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने समझाया है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी एंड द ईएमएफ ऑफ अ सेल। ओके, तो उसमें आप देखिएगा मैंने ये लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा एन एफ ई नॉट क्योंकि जी नॉट है तो जी की करस्पॉन्डिंग ई है, प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। ये हमारी बन जाती है इक्वेशन। सो अब हम क्या करेंगे, ई को हमने इधर रखा, माइनस एन एफ ई नॉट अपॉन में माइनस एन एफ, ये ई तो यहीं रह गया, माइनस एन एफ इधर चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 2.303 आर टी लॉग क्यू डिवाइडेड बाय माइनस एन एफ। ओके, सो अब ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, ई नॉट, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया, प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू अपॉन में माइनस एन एफ, ठीक है। और ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन देखूँ तो मेरी क्या बन जा रही है, ई नॉट माइनस 2.303 आर टी लॉग क्यू डिवाइडेड बाय एन एफ। सो दोस्तों, जैसे कि आप सामने देख पा रहे हैं, हमारे को एक नर्स्ड इक्वेशन मिल चुकी है। ये हमारी क्या है, नर्स्ड इक्वेशन, इसको आप मार्क कर लेना। तो देखिए, अब जैसे आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिखा है, तो अब देखिए प्लस माइनस में कौन जीतता है, माइनस, इस वजह से यहाँ पे मेरा माइनस का साइन आया है। तो ये मेरा क्या है, सेल पोटेंशियल, और ये क्या है मेरा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और ये मेरा क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दिस इज टेम्परेचर, लॉग ऑफ रिएक्शन कोशेंट, एन इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो बताता है ये हमें बताता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चेंज हो रहे हैं उस रिएक्शन में, कितना इलेक्ट्रॉन्स मतलब इधर उधर हो रहे हैं। एफ जो है वो मेरा क्या है, फैराडे। ओके, सो ये मेरा पूरी नर्स्ड इक्वेशन है। सो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि ये आपसे एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्ट भी पूछी जाती है, और कई बार क्या कहते हैं घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, और कई बार रिएक्शंस लिखवा के पूछ लेते हैं। तो आप इसको मार्क कर लेना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जितना आप इसके आगे वेरी वेरी लगा सके आप लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको एक नर्स्ड इक्वेशन मिल जाती है। कई बार क्या होता है, हमें वो क्वेश्चन में टेम्परेचर फिक्स कर देता है 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, ये जो टेम्परेचर कंडीशंस है इसको वो फिक्स कर देता है। तो अगर मैंने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है, अब मेरे को पता है आर की वैल्यू क्या है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो अगर मेरी कंडीशंस फिक्स हैं, आर फिक्स है, टेम्परेचर फिक्स है, फैराडे मुझे पता ही है 96500 कूलम मोल इनवर्स ये है। तो अब हमारा जो ओवरऑल नर्स्ड इक्वेशन है इन पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या बन जाती है, E इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n लॉग Q। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं, और मैं तो कहूँगी आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बेसिकली जो CSIR नेट के क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये टेम्परेचर फिक्स करके देता है कि 298 केल्विन है या फिर 25 डिग्री सेल्सियस है, ये टेम्परेचर फिक्स करके देगा। अगर वो टेम्परेचर फिक्स नहीं कर रहा है तो क्वेश्चन में क्या कर देता है, 2.303 RT बाय F, इसकी वैल्यू दे देगा 0.06, ठीक है। तो आपको इस पूरे की वैल्यू वो दे देगा 0.06, तो आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या बन जाएगा, 0.06 बाय n लॉग ऑफ Q। यहाँ पर आपका ये चीज़ तो रहेगी, मैं बस आपको ये बता रही हूँ। तो कई बार वो क्या करता है, इसकी वैल्यू आपको खुद भी दे देगा, अगर नहीं दे रहा है
तो आप 0.0591/n ये लिखेंगे अगर टेम्परेचर मेंशन्ड है तो। अगर उसने टेम्परेचर कुछ और दिया है तो आपको ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी। सो दोस्तों, इस प्रकार आपके कुछ केसेस बन जाते हैं। जैसे पहला केस बनता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपकी नर्स्ट इक्वेशन ये बन जाएगी। अगर आपको वैल्यू दे रखी है 2.303 RT/F, तो ऐसे x करके कुछ, मतलब x तो मैंने यहाँ पे माना है, आपको कुछ भी वो वैल्यू दे सकता है। किसकी? 2.303 RT/F की। तो आपको वो इस इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन में पुट करना है। तो आपकी नर्स्ट इक्वेशन कुछ इस प्रकार बन जाएगी। और अगर आपको कुछ उसने टेम्परेचर चेंज किया है, मतलब समथिंग A केल्विन दिया है, ये मेरा क्या है, A केल्विन मैंने लिखा है, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन जो है कुछ इस प्रकार बन जाएगी। तो ये हमने बात करी नर्स्ट इक्वेशन की। तो अब हमें इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से, मतलब Q एंड के इक्विलिब्रियम, ये कैसे रिलेटेड है, क्योंकि हमने ज़्यादातर जो नर्स्ट इक्वेशन 12th में पढ़ी है या ग्रेजुएशन में पढ़ी है, उसमें हम लोग ज़्यादातर के इक्विलिब्रियम ही लिखते थे। तो के इक्विलिब्रियम से Q को कैसे रिलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें कुछ केसेस देखने पड़ेंगे। तो पहला आता है केस 1। केस 1 में क्या है कि जो Q है मेरा, वो लेस देन है के इक्विलिब्रियम से। अब जैसा आप इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाती हूँ। Q इज़ लेस देन के इक्विलिब्रियम। Q मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो हमारा बेसिकली Q होता है, ठीक है। और यही हमारा के इक्विलिब्रियम भी होता है अगर हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो तो। अब जैसा कि इसमें हमें कंडीशन दे रखी है, जो मेरा रिएक्शन कोशेंट है वो मेरा कम है के इक्विलिब्रियम से। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन है R गिविंग P, इसका जो के इक्विलिब्रियम है वो 10 पर है। 10 पे क्या है मेरा के इक्विलिब्रियम, और जो मेरा रिएक्शन कोशेंट है वो मेरा अभी 5 है। तो के इक्विलिब्रियम 10 है, मतलब जो आपका के इक्विलिब्रियम है वो क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, और ये मेरा 10 है, लेकिन मेरा जो रिएक्शन कोशेंट है, जो ये केस है, वो बता रहा है मेरा 5 है। तो 5 है मतलब क्या है, कम है मेरा के इक्विलिब्रियम से। मेरा के जो कोशेंट है वो कम कब हो सकता है, तो इस इक्वेशन को देख के समझते हैं कब कम हो सकता है, जब मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। प्रोडक्ट मेरा बहुत ज़्यादा है और मेरा रिएक्टेंट बहुत कम है, ठीक है। दोस्तों, जो हमने 12वीं 11वीं और BSc MSc इनमें जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी है, और पर्टिकुलरली जो हमने नर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है, उसमें हम ज़्यादातर क्या देखते हैं कि हमारा के इक्विलिब्रियम इस्तेमाल होता है नर्स्ट इक्वेशन में। बट आप सोच रहे होंगे मैंने तो यहाँ पर रिएक्शन कोशेंट बता दिया, तो क्वेश्चन हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखिए, इसमें हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। अब सिंस हम हायर लेवल पे आ चुके हैं, हमें हायर एग्ज़ाम्स देने हैं, तो इस वजह से हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी बना के ही आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, रिएक्शंस और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी चेंज होता जा रहा है, और वो एक लेवल अप होता जा रहा है। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले केस की। तो इसमें क्या है कि मेरा जो रिएक्शन कोशेंट है वो मेरा के इक्विलिब्रियम से कम है। मतलब आपका के इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, तो अभी आपका जो रिएक्शन है वो इस लेवल पर है। अभी उसे के इक्विलिब्रियम पर अगर जाना है, के इक्विलिब्रियम पर अगर जाना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट और बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये बहुत पीछे है। और एक टाइम आएगा, इसको मैं नाम दे देती हूँ Q1, और एक टाइम आएगा Q2 का, जब मेरा Q2 मेरा रिएक्शन कोशेंट बहुत ज़्यादा होगा के इक्विलिब्रियम से। अभी तो ये Q1 मेरा कम था के इक्विलिब्रियम से, ये मेरा फर्स्ट केस है। और दूसरा केस क्या होगा, जब मेरा रिएक्शन कोशेंट बहुत ज़्यादा है के इक्विलिब्रियम से, मतलब वो के इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन को लांघ चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। के इक्विलिब्रियम मेरा यहाँ पर है, और वो जो रिएक्शन कोशेंट है वो इससे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो हमारी जो फर्स्ट सिचुएशन है, पहले हम उसको समझते हैं। Q जो है वो मेरा लेस देन है के इक्विलिब्रियम से। Q मुझे पता है क्या है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो अब अगर मेरा Q कम है, तो Q कम किस वजह से, क्योंकि मेरा रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, तभी तो ये चीज़ मेरी कम आ रही है। अगर देखें तो के इक्विलिब्रियम जो है वो भी यही है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। जो Q है वो भी मेरा यही है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशन है।
तो अब मेरा क्यू जो है वो इससे कम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर यहाँ पर ज़्यादा है, तभी तो ओवरऑल जो रेशियो है वो कम है। डिनोमिनेटर अगर मेरा ज़्यादा है मतलब क्या है कि मेरा जो रिएक्टेंट है वो मेरा ज़्यादा है किससे, प्रोडक्ट से। तो रिएक्टेंट अगर मेरा अभी इक्विलिब्रियम, मेरे पास जो रिएक्शन है आर गिविंग पी, ये जो रिएक्शन है अगर मेरा रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन को किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो प्रोडक्ट बना सके, ताकि ऊपर की वैल्यू बढ़ जाए और ये जो रेशियो है ये हमारे को एक कांस्टेंट वैल्यू दे और हमें इक्विलिब्रियम मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरा रिएक्शन कोशेंट के इक्विलिब्रियम से कम है तो मतलब क्या है कि रिएक्टेंट अभी मेरा रिएक्शन बस शुरू ही हुई है, रिएक्टेंट अभी पड़ा हुआ है मेरे बाउल में और अभी उसको और ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत है। और प्रोडक्ट कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन को कहाँ जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में टू अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमारा आता है केस 2। केस 2 तो आप मुझे करके बताएंगे। केस 2 में क्या है, क्यू जो है वो मेरा ज़्यादा है के इक्विलिब्रियम से, मतलब प्रोडक्ट इस बार मेरा ज़्यादा है रिएक्टेंट से। अगर मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा है और रिएक्टेंट कम है तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। तो रिएक्शन को कहाँ जाना पड़ेगा, बैकवर्ड, क्योंकि वो के इक्विलिब्रियम को स्किप कर दिया है उसने। मतलब वो वाली एक टाइम, अब देखो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन चुका है, तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनने से पहले एक सिचुएशन तो ऐसी आई होगी जब ये और ये दोनों इक्वल होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, क्योंकि जनरली हम जानते हैं जो नर्स्ट इक्वेशन अभी तक हमने पढ़ी थी उनमें क्या पढ़ा था कि जो के इक्विलिब्रियम होता है हम उसी से डील करते हैं, बट यहाँ पर अचानक से रिएक्शन कोशेंट आ गया। बट देखिए बच्चों, इसको इंट्रोड्यूस करवाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अब हम हायर लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक लेवल अप हो रहा है हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न, इसलिए हमें भी अपना लेवल अप करना पड़ेगा। तो मैं बताती हूँ, जैसे ही मेरा एक रिएक्टेंट है वो मेरा प्रोडक्ट के साथ एक रिएक्शन में है, ठीक है, इस प्रकार से वो एक रिएक्शन में है। तो एक मेरा जो स्टार्टिंग का टाइम है जब मेरा के, ये जो रिएक्शन कोशेंट है ये मेरा इक्विलिब्रियम से कम है, तो मैं ये मान के चलती हूँ मेरे 10 मोल प्रेजेंट है रिएक्टेंट के, 10 में से प्रोडक्ट मेरा सिर्फ 2 ही बना है, ठीक है। तो मतलब क्या है, रिएक्टेंट मेरा अभी ज़्यादा पड़ा हुआ है और प्रोडक्ट मेरा क्या है, बहुत कम है। तो अब ये रिएक्शन मतलब कौन सी कंडीशन है, Q इज़ लेस देन के, क्योंकि के इक्विलिब्रियम हमारा कब होगा, जब रिएक्टेंट भी 5 होगा और प्रोडक्ट भी 5 होगा। तो अब मुझे प्रोडक्ट और बढ़ाना है, तो मतलब रिएक्टेंट को कम होना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट कौन सी डायरेक्शन में बढ़ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो इस वजह से मेरा जो रिएक्शन है इट विल गो टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब समझ आ रहा है आपको। अब सिमिलरली ये मेरी के की कंडीशन है, अब जब मेरा के है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन क्यू, या फिर क्यू मेरा ज़्यादा है के से, तो क्या होगा इस कंडीशन में, क्या होगा, प्रोडक्ट मेरा ज़्यादा हो गया है, लेट्स से प्रोडक्ट मेरा 8 हो गया है और मेरा जो रिएक्टेंट है वो मेरा 2 है। तो अब क्या होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा है रिएक्टेंट कम है, और के इक्विलिब्रियम कब आ रहा है, जब दोनों 5-5 है। तो मेरा प्रोडक्ट कम होगा और रिएक्टेंट बनाएगा तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी मेरी रिएक्शन। तो इस कंडीशन पे क्या होता है, रिएक्शन मेरी बैकवर्ड जाती है। मुझे उम्मीद है अब आपका ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने इस नर्स्ट इक्वेशन के साथ। दोस्तों, आज का जो हमने बेसिकली पढ़ा, क्या पढ़ा, नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन की हमने देखी डेरिवेशन की, मतलब ये कहाँ से आया। जैसे अगर आप पीएचडी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर अगर वो पूछते हैं क्वेश्चन में कि ये डिराइव कहाँ से हुआ, और जनरली वो पूछते ही हैं, अगर आपने अपना जो फेवरेट सब्जेक्ट इलेक्ट्रो बताया है तो आप बता सकते हैं उनको डिटेल में कि ये कैसे आया है। मैंने आपको कंडीशंस बताई कब आपको कौन सी इक्वेशंस यूज़ करनी है, आपको बताया कि जो नर्स्ट इक्वेशन है वो कुछ इस प्रकार होती है, RT डिवाइडेड बाय NF लॉग ऑफ Q का मैंने रिलेशन बताया कि इक्विलिब्रियम के साथ। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इस पर, आपसे वो E0 सेल निकलवाएगा, सारी चीज़ें आपको देगा। E0 सेल जब वो निकलवाएगा, सेल रिएक्शन से आपको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाएंगे, फैरेडे देगा, R पता है, टेम्परेचर वो देगा, नहीं तो वो 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन वैलिड होगी। Q की जगह वो के इक्विलिब्रियम दे देगा, अगर के इक्विलिब्रियम दिया है तो यहाँ पर के इक्विलिब्रियम यूज़ कर देना,
ठीक है ना। तो उस हिसाब से आपसे वो कुछ कुछ निकलवाएगा। और जब यहाँ पर के इक्विलिब्रियम आता है तो हमारी जो रिएक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। और वो चेंज होकर क्या बनती है, इसको हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रो का। और इस पर गेट में मान के चलिए हमेशा एक क्वेश्चन आया ही है, और नेट में हर बार इसका एक क्वेश्चन आया है, वो भी 4 मार्क्स में। ठीक है, 4 मार्क्स में तो आता ही आता है, ये मान के चलिए। IIT जैम में 2 मार्क्स में आता है, NET में। ठीक है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगली वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। अभी जो नर्स्ट इक्वेशन मैंने पढ़ाई, इसको आप एक बार अच्छे से देखिए, और जो नए हैं उन्होंने नहीं देखी हैं पुरानी वीडियोस, तो वो जाके पुरानी वीडियोस देखें, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा एप्लीकेशंस ऑफ सेल पोटेंशियल। इस सेल पोटेंशियल की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनको देखेंगे, उसमें ये के इक्विलिब्रियम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ होगा। क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको ये बता दिया कि क्यू अगर ज़्यादा है के इक्विलिब्रियम से तब क्या कंडीशन है, क्यू अगर कम है तब क्या कंडीशन है, बट जब के इक्विलिब्रियम है तब क्या कंडीशन होगी, तो वो हम किस में डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, और इस के इक्विलिब्रियम को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी मदद से। ओके, तो तब तक बने रहिए द केमिस्ट क्लब में। सो मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा जो भी आज का हमारा वीडियो है। अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है और आपको कुछ भी समझ आ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। क्योंकि इससे क्या होता है ना, देखिए मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा करने की और मेहनत करने की। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप एक छोटा सा सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड स्टे सेफ, बाय बाय।